सभी साथियों को जोहार। आज हम लोग झारखंड की जनजातीय शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके जेपीएससी के सिलेबस में सबसे पहले नंबर पे दिया गया है। इसमें अलग अलग जनजातियों की अलग अलग शासन व्यवस्था से संबंधित प्रश्न आपको दिए जाएंगे, जिसमें कि 6 कैटेगरी 6 मुख्य जनजातियों के बारे में है और एक दिया हुआ अन्य जनजातीय शासन व्यवस्था जातीय शासन व्यवस्था। तो उसके अंतर्गत अन्य जो जनजाति हैं उसके बारे में भी हम लोग को देखना है। लेकिन 6 जो ऊपर में दिया गया है उन जनजातियों के बारे में विशेष तौर से देखना है। तो आज हम लोग उन्हीं 6 में से 3 करने वाले हैं। जनसंख्या के हिसाब से जो सबसे बड़ी जनजाति है संथाल जनजाति, जिसकी शासन व्यवस्था को माझी परगना शासन व्यवस्था कहते हैं, वो देख लेंगे। उसके बाद हम लोग अगले जनजाति की ओर बढ़ेंगे। तो उम्मीद है आप लोग इस वीडियो का पूरा लाभ उठाएंगे और अपनी तैयारी को और भी बेहतर करेंगे। तो अब समय आ गया है कि अब आप लोग अपनी तैयारी को गति प्रदान करें और जितना भी आप अधिक से अधिक अब प्रैक्टिस करना भी स्टार्ट करें। पढ़ते जाए, प्रैक्टिस करते जाए, पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। अभी जब तक कोई और वैकेंसी नहीं निकल जाती है तब तक अभी तो फुल आपको जेपीएससी पे ही फोकस करना होगा। तो बेहतर होगा कि आप इसे पूरे शिद्दत से इसे प्रयास करिए। बात बाकी आगे समय के साथ देखा जाएगा। तो चलिए आज हम लोग अपने क्लास पे चर्चा करते हैं। और एक और बात की करंट अफेयर्स की बुक आप लोग उम्मीद है ले चुके होंगे, और नहीं लिए होंगे तो अब जल्दी से ले लीजिए। बहुत समय नहीं है, अब इसे पढ़ते जाइए। 2 तारीख के लिए तो आप लोगों को देखे होंगे, स्कूल वगैरह को नोटिस किया हुआ है, तो अब देखिए क्या होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि झारखंड में शुरुआत से ही पहले जब यहाँ पे सभी जनजातियाँ जब यहाँ पे धीरे धीरे करके आईं तो अपना एक प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था विकसित की। प्रजातांत्रिक मतलब कि क्या हुआ, प्रजातांत्रिक तरीके से उस पे लोग चुना करते थे। कुछ लोग वंशागत भी आगे चल करके होने लगे। शुरुआत में तो चुना ही गया था, उसके बाद कुछ पद वंशानुगत भी हो गए। तो प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ करता था और गांव के जितने भी मसले होते हैं वो गांव में ही सुलझा लिए जाते थे। गांव में अगर नहीं हो तो 2-4 गांव मिल करके, चूँकि उम्मीद है कि आप लोग सभी गांव से ही संबंधित होंगे, तो इस व्यवस्था को अपने समझ के हिसाब से आसानी से समझ सकते हैं। पहला आज एक डिस्कशन करते हैं पहले कि शासन व्यवस्था चलता कैसे है। उसके बाद हम लोग अन्य जनजातियों में सिर्फ देखते जाएंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन है, क्या क्या कार्य कर रहा है। तो गांव के शासन व्यवस्था में हम लोग देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले अपना गांव होता है। गांव में एक मुखिया कह लीजिए या प्रधान कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, एक प्रमुख व्यक्ति होते हैं। उनके सहयोगी के रूप में कुछ अन्य लोग भी होते हैं। चूँकि वो प्रमुख हैं, प्रधान हैं, तो उनके सहयोगी के रूप में कुछ होंगे। और कुछ धार्मिक प्रधान होते हैं। तो ये सब अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना काम करते हैं। अगर यहाँ मामला नहीं सुलझता है तो क्या करते हैं, जैसे कि अभी का जो पैटर्न है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तो ये पैटर्न है। तो उस समय यही पैटर्न था, कार्य प्रशासनिक और इधर हो गया न्यायिक। अभी हम लोग डायग्राम के हिसाब से देखेंगे। फिर धार्मिक, अगर यहाँ पे भी मामला नहीं सुलझता है तो उससे ऊपर जाते थे। जैसे अभी होता है ना कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला नहीं सुलझा तो हाई कोर्ट में भी नहीं सुलझा तो सुप्रीम कोर्ट। तो इसी तरीके का पैटर्न था कि पहले गांव में नहीं हुआ तो 8 से 10 गांव का जो समूह था वहाँ, उससे भी नहीं सुलझा तो फिर उससे बड़े वाले, सबसे बड़े वाले क्षेत्र में हम लोग चले जाएंगे, परगना जो भी कह लीजिए आप। तो सभी जनजातियों में अलग अलग नाम पुकारा जाता है। तो चिंता करने की बात नहीं कि परगना बोल दिए सब में परगना ही होगा, ऐसा भी नहीं है। तो आज से हम लोग क्या करने वाले हैं कि क्लास को थोड़ा सा स्पीड, मतलब बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं देते हैं, क्योंकि अगर जनजातियों को हम लोग पूरे विस्तार से जब पढ़ेंगे तो एक जनजाति के लिए एक क्लास पूरा चाहिए। पढ़ाने का जो
मेरा स्टाइल है वो वैसा ही था कि पूरा लिया जाता है, 1 घंटा पूरा डिटेल में पढ़ा जाता है उस जनजाति के बारे में टोटल चीज़। लेकिन समय के अभाव को देखते हुए अब सिर्फ हम लोग सिलेबस पे बात करते हैं कि सिलेबस में जितना दिया गया है उसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं। तो चलिए शासन व्यवस्था में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्योंकि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है संथाल जनजाति, इसलिए हम लोग सबसे पहले संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था देखेंगे, जिसे कि हम मांझी परगना शासन व्यवस्था, ये आपके सिलेबस में लिखा गया है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो गांव का जो कोई भी मामला सुलझाने का जो पैटर्न है, ये चीज़ आप लोग को समझ में आया कि सबसे पहले गांव के स्तर पर क्या होगा। ये हो गया हमारा सबसे छोटा स्तर गांव। गांव में 2-3 तरह का देख लीजिए क्लासिफिकेशन है, जैसे कि क्या, प्रशासनिक और न्यायिक। इसके बाद होते हैं एक धार्मिक क्षेत्र के लिए, एक है सुरक्षा के लिए, सुरक्षा विषय के लिए, और एक है सलाहकार समिति टाइप का, मान लीजिए सलाहकार समिति है ना, ये सलाहकार समिति मान लीजिए इसे। तो इस टाइप का है प्रशासनिक और न्यायिक। तो गांव का जो प्रमुख होता है मांझी, गांव का जो प्रमुख होता है उसे इस शासन व्यवस्था में मांझी कहा जाता है, और इसके हाथों में प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार होते हैं। मतलब गांव में कोई भी कार्य किया जाएगा तो इसकी सहमति से, इसके निर्देश से प्रशासनिक कार्य, और यदि गांव में कुछ विवाद हो जाता है किन्हीं 2 लोगों के बीच या उससे अधिक लोगों के बीच, अगर कुछ विवाद हो जाता है तो उस विवाद को निपटाने का जो जिम्मेवारी है वो भी मांझी का होगा। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे करके इसलिए डायग्राम बना करके बताया जा रहा है ताकि आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आए। अब देखिएगा मांझी के सहायक के तौर पर मुख्य रूप से 2 हुआ करते थे। एक को कहते थे प्राणिक कहते हैं, और एक होता है जोग मांझी। प्राणिक क्या होता था? मांझी का सहायक, या इसे उप मांझी भी कहा जाता था। उप मांझी मतलब मांझी की अनुपस्थिति में प्राणिक वो कार्य करेगा। इसके अलावा प्राणिक का एक और भी कार्य हुआ करता था कि यदि कुछ विवाद पंचायत के सामने आया है तो पंचायत उस पर सुनवाई करेगी, और उस सुनवाई के उपरांत सभी के साथ सलाह मशवरा करके, विशेषकर ये सलाहकार जो लोग थे उनसे सलाह करके उसके लिए सज़ा तय करने का अधिकार प्राणिक के पास होता था कि इतना सज़ा दिया जाए, आर्थिक हो, सामाजिक हो, कुछ भी हो। तो ये वाला जोग मांझी भी मांझी का सहयोगी हुआ करता था। उसके अंडर जो ये बोले उसको फॉलो करना है जोग मांझी को। जोग मांझी का फिर इसका एक सहायक हुआ करता था, मुख्य रूप से इन दोनों का वो सहायक कहलाता था, उसको कहते थे जोग प्राणिक। जोग प्राणिक ये इन दोनों का सहायक हुआ करता था। सहायक मतलब उसके कार्य में हाथ बटाना। इसके अलावा मांझी के अंतर्गत एक और व्यक्ति काम करता था जिसे कि कहा जाता था गोड़ाइत।
इसका काम हुआ करता था, ये एक तरह से कह लीजिए संदेश वाहक है। गांव में लोगों को बैठ के बुलाने, मतलब बैठक बुलाने के लिए इसका काम होता था कि लोगों तक ये बात पहुंचाए। जैसे कोई मामला आया, कोई भी मामला आ गया विवाद वाला, पीड़ित पक्ष गया भाई मांझी के पास कि हमारे साथ ऐसा 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 हुआ, सो आप उस पक्ष को बुला करके हमारा निर्णय कर दीजिए। तब मांझी क्या करते थे, गोड़ाइत को बुलाते थे और गोड़ाइत को बोलते थे कि पूरे गांव में इसके बारे में बता दो, इसी इतना तारीख को इतना बजे यहाँ पर बैठक है। बैठक का स्थान तो वैसे निश्चित हुआ करता था, अखड़ा, तो वहीं पे बैठक हुआ करती थी। तो गोड़ाइत का काम था पूरे गांव में खबर पहुंचा देना, मतलब इसका आप कह लीजिए ये एक तरह से एक संदेश वाहक था। आम भाषा में आप लोग गांव तरफ ये सुने भी होंगे, गोड़ाइत नहीं बोलते, गुहार करना, मतलब हल्ला करना, बात को फैला देना, नहीं बोलते इसका गुहार हो गया। तो वही वाला ये गोड़ाइत, ठीक है। ये हो गया संदेश वाहक प्राणी की, ये हो गया। एक और मांझी का सहायक होता था, मतलब इसके अंडर काम करता था, वो था, उसे कहता था चौकीदार। इसका काम हुआ करता था कि यदि मांझी किसी को कहे कि भाई फलाना आदमी को वो बदमाशी कर रहा है, चाहे जो कर रहा है, तो उसे पकड़ करके ले आओ। तो चौकीदार का काम होता था कि उसे पकड़ करके लाए उसे, या फिर कहीं पे बांध दिया जाता था भाई। तो यहाँ आप लोग न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था में आप लोग देख चुके हैं ये कि गांव का प्रशासनिक अधिकारी है मांझी, मांझी के सहायक है प्राणिक, ये इसे उप मांझी भी कहा जाता था। और इसके पास क्या अधिकार था, सजा तय करने का अधिकार इसका था। इसके सहायक के तौर पर था जोग मांझी, और इन दोनों के सहायक के तौर पर जोग प्राणिक। गांव में संदेश पहुंचाने का कार्य गोड़ाइत के द्वारा, और इसके अलावा एक चौकीदार जो कि इसका कह लीजिए सिपाही के तौर पर, मांझी के सिपाही के तौर पर कार्य करता था। अब आ जाइए गांव का धार्मिक प्रधान। गांव के धार्मिक प्रधान के बारे में, कि धार्मिक प्रधान होता था, जैसे कि अलग अलग नाम आप लोग पाहन सुने होंगे, बैगा सुने होंगे, ठीक है। एक ये भी थे नायके। गांव का धार्मिक प्रधान था नायके। धर्म के विशेष मतलब विषय में अगर कुछ डिसीजन लेना है कि कब ये त्यौहार मनाया जाए, कब इसका त्यौहार मनाया जा रहा है, कहाँ पे कुछ सरना का निर्माण किया जाए, या इसी तरह का कुछ अन्य भी, तो ये नायके का काम हुआ करता था। और नायके का ही एक सहायक हुआ करता था, जिसे उप नायके कह लीजिए, कुड़ाम नायके इसे बोलते थे, कुड़ाम नायके, ये इसका सहायक हुआ करता था। मुख्य रूप से इनमें भी क्लासिफिकेशन है कि नायके जो होता था वो गांव के अंदर जो देवी देवता हैं या फिर पूजा व्यवस्था जो है उसे करवाना नायके का काम है। और कुड़ाम नायके गांव के जो बोलते परिसीमान पर जो देवी देवता होंगे, आप लोग अगर गांव से होंगे तो ये जानते हुए होंगे कि जब हमारा जहाँ पे गांव समाप्त होता है वहाँ देखिएगा कुछ देवी देवता होते हैं। ऐसी मान्यता है कि वहाँ पर वो देवी देवता बाहरी लोगों से गांव के लोगों की रक्षा करते हैं। ये सुने ही होंगे आप लोग देखते होंगे गांव का जहाँ सीमांत क्षेत्र है वहाँ पे वो स्थल रहता है। और जनरली वहाँ पर जैसे हमारे गांव में होता है 2 साल 3 साल पे वहाँ पर बलि भी दिए जाने का प्रथा है। बहुत सारा का इस टाइप का कहानी है। एक जोग मांझी वाला एक आपका छूट गया है, याद रहा अभी कि जोग मांझी जो था ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये युवा लोगों का ये नेता हुआ करता था। साथ ही इनकी जिम्मेदारी होती थी कि युवाओं के आचरण पर नज़र रखना। विवाह संबंधी अगर कोई मामला उत्पन्न हुआ है तो उस पे निर्णय लेने का अधिकार मांझी को तो था ही, लेकिन इसके थ्रू से जोग मांझी उस पर विवाह संबंधी अगर कोई मामला उठ गया है तो उसे सुलझाने का जिम्मेवारी जोग मांझी का है। जोग मांझी सलाह देगा कि इस पर क्या करना है, उसके हिसाब से मांझी काम करेंगे। सबका क्षेत्र विशेष है। तो जोग मांझी का ये है। एक अभी आगे चल करके इनका और भी एक काम आएगा, अभी देखेंगे हम लोग।
ये हो गया, आप लोग यहाँ तक देख चुके हैं। ये धार्मिक में नायके और कुड़ाम नायके। सुरक्षा के मामले में थे कि गांव का सुरक्षा का जिम्मेवारी जिसे था उसे कहा जाता था लासेर टैंगोए। ये एक संगठनात्मक हेड हुआ करते थे युवाओं का, जिसकी की जिम्मेवारी गांव में सुरक्षा व्यवस्था देखना हुआ करता था। इसके बाद है सलाहकार समिति। तो गांव में कुछ वृद्ध सज्जन, वृद्ध लोग जो थे, जीवन के सच्चे अनुभव को रखने वाले, वैसे लोगों को भगदू प्रजा कहते थे। और प्रत्येक जो गांव का अपना टोला मोहल्ला हुआ करता है, तो उस टोले मोहल्ले से प्रत्येक 1, 2, 3 व्यक्ति को चुन लिया जाता था, जो वृद्ध थे और समझदार व्यक्ति, उन्हें भगदू प्रजा में रखा जाता था। और वे कोई भी डिसीजन अगर लेना है मांझी को, तो वे सलाहकार के तौर पर कार्य करते थे। इसे सलाह देते कि इस स्थिति में क्या निर्णय होना चाहिए। तो ये थे भगदू प्रजा। ये गांव वाला जो स्तर है ये हम लोग पूरा देख लिए हैं। इसके बाद है कि अब समझिए चीज़ों को, कि यदि कोई मामला आया, चाहे वो चोरी से संबंधित हो या फिर कुछ भी, जैसे कि गांव वाला जो ये सब जो पंचायत होता था, ये जो भी पंचायत व्यवस्था था, वो हत्या के अलावा मामला देखा करता था। अभी भी ये चल रहा है कुछ स्थानों पर। हालांकि ये अभी इसका स्ट्रक्चर थोड़ा कमज़ोर जरूर हो गया है, लेकिन ये काफ़ी जगह बरकरार भी है। तो जो छोटे छोटे घटना हुआ करते थे, जैसे ज़मीन का विवाद है, या आपसी कुछ झगड़ा हो गया है, लड़ाई झगड़ा मारपीट हो गया है, या ज़मीन संबंधी विवाद है, बंटवारा संबंधी विवाद है, या फिर बलात्कार, यौन संबंध निषिद्ध जो होता है, जैसे कि समगोत्रीय या फिर विवाह संबंधी समगोत्रीय विवाह टाइप का कुछ मामला आ गया है, या बहिर्जात में विवाह कर लिया, उस टाइप का कुछ मामला आ गया, तो उन सब सारे मुद्दों की सुनवाई इस संस्था में होती थी। यहाँ पे वो मामला लाया गया, मांझी क्या किए, उस पर इन सब की सहायता से निर्णय सुनाए। लेकिन वो व्यक्ति जिसे ये सज़ा दिया गया, वो यदि मानने को तैयार नहीं है, या फिर मांझी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें किया क्या जाए, कुछ ऐसा केस आ गया कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, मांझी इससे बड़े स्तर पे ले जाएगा, जिसमें कि 5 से 8 मांझी का एक संगठन होता था। और यहाँ जो लोग थे, इसे देश मांझी या मोड़े मांझी कहते थे। इसमें ले जाया जाता था। इसमें लगभग 5 से 8 गांव के मांझी शामिल हुआ करते थे और वे इसका निर्णय लिया करते थे। यहाँ पे भी अगर नहीं इस मामला सुलझ पाया, तब वो ये जाता था ऊपर, इसके ऊपर परगना में। देखिए, ये जो गांवों की संख्या है वो कहीं पे भी कोई निश्चित नहीं है, कहीं पे कोई निश्चित नहीं है। कभी जैसे परगना है, कभी 7, 11, 20, 22, कभी कहीं तो आपको 84 गांव तक का भी दिखाया कि मिल करके परगना का निर्माण हुआ है, या पढ़ा जो बोल सकते हैं उसका निर्माण हुआ है। तो गांव के संबंधित ये थोड़ा सा बहुत ही विवादित है, अलग अलग सभी जगह आपको मिलेगा, कहीं पे कोई निश्चित संख्या है नहीं, जनरली वही इसी टाइप का चलता है। तो परगना में आ गए। परगना में 2 अधिकारी पाए जाते हैं। परगना में 2 अधिकारी होंगे। परगना का जो हेड होते हैं उसे बोलते हैं परगनैत, और ये सबसे प्रमुख अधिकारी परगना के हेड, ये परगना के बिल्कुल ये हेड हैं, और इन्हीं के अंतर्गत ये सब लोग काम करेंगे। मांझी भी जो है इसके अंदर माना जाता था, इसके अधीन काम करता है। तो ये हेड है, और यहाँ पे जो निर्णय होगा वो पीड़ित पक्ष को, मतलब जो आरोपित है, पीड़ित नहीं, जो आरोपित है, जिसपे कि आरोप तय हो गया है कि उसने ये अपराध किया है या फिर उसकी गलती है, कोई भी लड़ाई झगड़ा वाला मामला है तो उसकी गलती है, और उस पर जो सज़ा दिया जा रहा है वो यहाँ पे फिक्स। यहाँ के बाद
कोई चांस नहीं। कहीं कहीं कुछ कुछ और मिलता है, एक तो दिसोम देश या दिसोम परगना बोलते हैं उसको, वो मिलता है, वो कहीं कहीं मिलता है, कहीं नहीं भी मिलता है। यहाँ तक आप मानिए ये सुप्रीम है। एक है परगनैत और एक इस यहीं पे सभा को सुचारू रूप से चलाने के लिए हुआ करता था सुसारिया। तो ये प्रशासनिक हेड यही होते थे, ये तो इसका सहायक था सुसारिया, इसका ये सहायक था सुसारिया, जो कि सभा को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग करता था। अब समझिएगा ये क्या क्या मामला है कुछ कुछ। जैसे एक आदमी है जो कि गलती किया, मामला आया मांझी के पास, मांझी ने बैठक बुलाई, सभी से निर्णय लिया, सज़ा सुना दिया। वो व्यक्ति नहीं माना। मांझी बोले कोई बात नहीं है, इसको ले चलते हैं हम लोग देश मांझी या मोड़े मांझी के पास। यहाँ पे भी कुछ सज़ा दिया गया, वो बोल रहा है, फिर बोल रहा है नहीं मानेंगे। यहाँ के बाद आता है परगनैत में, यहाँ पे ये निर्णय दिया गया, इसको भी बोलता है नहीं मानेंगे। बोले ठीक है कोई बात नहीं है। यहाँ समझिए कुल मिला करके लगभग 20-25 अलग अलग संख्या, तो उस टाइप के उतने गांव के लोग के जो हेड हैं उसकी भी बात को बोलता है नहीं मानेंगे। तब इनके पास एक सज़ा आता है बिटलाहा। यदि वो नहीं मान रहा है तो बिटलाहा मतलब सामाजिक दंड। ये आप लोग ऐसा सिर्फ मत विचार में रखिएगा कि सिर्फ यौन संबंध से संबंधित अपराध के लिए ही बिटलाहा किया जाता है। यदि वो व्यक्ति नहीं मान रहा, किसी का बात ही नहीं मान रहा, तो फिर क्या किया जाएगा? तो इसका मतलब है कि उसे छोड़ दिया जाए, ऐसा तो संभव नहीं है। तो उसका कुछ तो दबाव बनाना पड़ेगा, तब उसे क्या किया जाता है? बिटलाहा। अब बिटलाहा में क्या किया जाता था आगे बताते हैं। अभी आ जाइए एक समझिए एक यौन संबंध वाला जो है कि मान के चलिए कोई किसी का बलात्कार कर दिया शादी के बाद वाला, तो वो तो दंड दिया जाता था। दंड में जनरली आर्थिक या फिर सामाजिक, अगर लड़की कुंवारी है और अगर उसके साथ किसी ने बलात्कार कर दिया, तब जो पीड़ित पक्ष है वो मांझी के पास जाता था। मांझी बैठक बुलाते हैं, बैठक में पूछा जाता है, लड़की को पहचानने के लिए कहा जाता है, तो वो अगर नाम बता दिए तो ठीक है। अगर पहचान हो गया तो सबसे पहले बोला जाता था कि भाई जिसका तुमने बलात्कार किया है उसे तुम पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो। अगर स्वीकार कर लिया तो मामला ख़त्म, नहीं स्वीकार किया तो लड़के को दंड दिया जाता था। एक केस ऐसा भी होता है कि अगर कोई कुंवारी लड़की है और उसका अगर गर्भ ठहर गया, अब है कि पंचायत बुलाया जाएगा। वो अगर इस टाइप का कोई मामला है यौन संबंध से रिलेटेड, तो सबसे पहले वो मामला जाता है जोग मांझी के पास। तो जोग मांझी गौड़ाइत के माध्यम से, जोग प्राणी के माध्यम से वो सबको इकट्ठा करवाता है। मांझी उंझी सारे कोई उसमें मौजूद होते हैं। अब गर्भ ठहर गया तो क्या किया जाएगा? तो पंचायत उसे उस लड़की से उस लड़के की पहचान करने के लिए बोलते हैं कि नाम पूछते हैं कि क्या नाम, वो किसने किया ऐसा। यदि वो नाम बता दिए तो वही है, विवाह करने के लिए बोला जाएगा। अगर वो नहीं करेगा तो उसे दंड दिया जाएगा। लेकिन जो गर्भ ठहर गया है, जिस बच्चे का जन्म होगा, उसका क्या होगा, क्या गोत्र होगा? तब ऐसी स्थिति में वो जो संतान है उसका जो गोत्र होगा वो जोग मांझी के गोत्र पर रख दिया जाता है। और उसके बाद यदि कोई व्यक्ति विवाह कर लेता है उस लड़की से, तो फिर उस बच्चे का गोत्र अपने पिता के गोत्र पर आ जाता है। तो यहाँ पे जोग मांझी का ये देखिएगा, ये बहुत बड़ा रोल है इसमें कि जो भी उस टाइप का जो संतान जन्म लेगा उसका गोत्र जोग मांझी के गोत्र पर रखा जाता है। इसी में एक कंडीशन है कि अगर पहचानने के लिए बोला गया लड़की को, कि नाम पूछा गया कि किसने ऐसा किया, तो वो अगर नहीं बता पाती है, किसी को नहीं पहचान पाती है, तब बोला जाता है कि तब दोषी कौन है? तब लड़की ही दोषी है, ऐसा है ये। और उसके बाद
लड़की के परिवार वालों पे ही दंड लगाया जाता है, उसे पूजा पाठ का, कि भाई अगर इस टाइप का हो गया तो माना जाता है कि गांव क्या हो गया, अशुद्ध हो गया, तो उसे शुद्ध करने के लिए पूजा पाठ का और गांव में जो भोज का जो खर्च होगा वो वहन करेगा लड़की पक्ष वाले लोग। तो इस हिसाब से यहाँ पे ये शासन व्यवस्था चलता है। तो ये शासन व्यवस्था में अभी याद रखिएगा कि अभी सारा कुछ ये चल ही रहा है और सिर्फ हत्या जैसे जो गंभीर अपराध है इस अपराध को यहाँ पर सुनवाई नहीं किया जाता है। इसके बाद बाकी मामला इस तरीके से सुलझाया जाता है। ये जो मांझी का किरदार था ये बहुत ही पहले और भी मजबूत था। जैसे कि पहले गांव में जो लगान वगैरह तय हुआ करते थे वो मांझी वसूलता था, मांझी देता था परगनैत को और परगनैत फिर राजा साहब को। अब लेकिन क्या हो गया है कि अब जो सरकारी व्यवस्था हो गया है तो अब मांझी जो लगान है वो सीधे जा कर के अंचलाधिकारी जो है उसके पास जा कर के जमा कर दिया जाता है। तो आप लोग मांझी परगना शासन व्यवस्था को देख लिए। अब इसके बाद हम लोग अगले शासन व्यवस्था दूसरी जो बड़ी जनजाति है उरांव जनजाति उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगली जनजाति की ओर बढ़ते हैं। अरे एक चीज़ तो आपका छूट ही गया, बिटलाहा को आधा ही छोड़े थे ना, कि यदि कोई पीड़ित मतलब कोई व्यक्ति जो अपराधी है या जो फिर जिसने गलती की है वो यदि सज़ा मानने से को तैयार नहीं है तब ये परगना के जो हेड हैं परगनैत वे बिटलाहा करते हैं। यौन संबंध से संबंधित मामला हो या फिर कोई भी मामला हो, यदि उसने गलती किया है और सज़ा मानने को तैयार नहीं है तो उसका बिटलाहा किया जाएगा, जो कि लगभग सभी जनजातियों में सबसे कठोरतम सज़ा माना जाता है। इसमें क्या होता है, ये एक तरह से सामाजिक बहिष्कार है। इतने सारे जो गांव हैं मतलब परगनैत के अंदर में परगना में 20, 22, 24, 84 जहाँ तक जा सकते हैं, तो इतने सारे जो गांव हैं सभी में ये शुरुआत में चलेगा कि हाँ भाई इसका बिटलाहा होने वाला है। सभी लोग उसे समझाए बुझाएंगे, लेकिन फिर भी यदि वो मानने को तैयार नहीं है सज़ा, तब अंतिम रूप से परगनैत के द्वारा ये आदेश दिया जाता है कि इसका बिटलाहा किया जाता है। मतलब उसका सामाजिक बहिष्कार, उससे कोई लेना देना किसी को नहीं है। एक तरह से उसे गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है। सभी लोग उसके घर जाते हैं। उसके घर जाने के बाद सबसे पहले उसका चूल्हा तोड़ते हैं और ये संथाली समाज में सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। इसके साथ साथ अन्य घटनाएं भी हो सकती हैं। तो ये एक तरह से क्या है, ये सामाजिक बहिष्कार है, बिटलाहा, याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आइए उरांव जनजाति में, जो झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है। इनके शासन व्यवस्था को पढ़ा शासन व्यवस्था ये कहा जाता है। दो ही स्तर हैं इसमें, ऊपर वाला पढ़ा है इसलिए पढ़ा शासन व्यवस्था नाम दिया गया है। एक स्तर है आपका गांव, छोटे स्तर पर, प्राथमिक स्तर अपने गांव के स्तर पर, ये गांव है एक स्तर, और दूसरा स्तर है आपका पढ़ा।
जो कि वही सामान्यतः कभी 7, 12, 20, 22 कुछ भी आगे संख्या चल सकता है। मैंने बताया आप लोगों को यहाँ से लेकर के 84 तक 84 गाँवों की भी को संयुक्त रूप से पढ़ा देखा गया है, इसलिए इसकी संख्या कहीं कोई निश्चित नहीं है। अब आइए इसके गांव में उरांव, तो उरांव के भी गांव में वही प्रशासनिक और न्यायिक एक हो गया धार्मिक प्रधान। प्रशासनिक और न्यायिक प्रधान मतलब गांव के जो प्रमुख होंगे उसे कहा जाता है महतो। काम तो समझ में आ गया, क्योंकि एक बार इसलिए पिछला वाला आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा सभी कहानी के साथ घटनाओं के साथ कि यदि ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, सारा बता दिए इसलिए पिछले ही बार में। अब क्या होगा आप सिर्फ बताते जाएंगे कि यहाँ पे इस पद पे ये है, तो आप लोग समझते जाइए क्या क्या इसका काम होगा। प्रशासनिक और न्यायिक हेड है ये महतो, ठीक है। और महतो का एक सहयोगी होता है जिसे कहा जाता है मांझी। इसमें वहाँ पे जो गोड़ाई का एक पद अलग से था जो कि गांव में संदेशवाहक का काम करता था, वो काम मांझी को ही इसमें करना पड़ता है। महतो के आदेश पर गांव में संदेश देना, इसकी सहायता करना, ये सारा काम इसका है। महतो के सहायक के रूप में काम करना। धार्मिक प्रधान में इन लोग आते हैं। धार्मिक प्रधान जो होता है उसे कहा जाता है पाहन। अब आप लोगों को क्लियर होगा, पाहन धार्मिक प्रधान पूजा पाठ आदि करवाना सब इनकी जिम्मेवारी, और इनके सहयोगी के रूप में होते हैं बैगा। अब एक होते हैं सलाहकार, कि भाई फैसला होगा तो उस पर सलाहकार लोगों की भूमिका होती है। इसमें गांव के वही वृद्धजन, कोई मामला आया महतो के पास कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ, सो आप इसके बारे में हमें न्याय करें या पंचायत बुला करके इसका निर्णय करें। वो मांझी को आदेश देंगे, मांझी पूरे गांव को बताएगा कि यहाँ पे बैठक है इतने तारीख को इतना बजे, सभी लोग आएंगे। तो वृद्धजनों के सभी के पाहन सारे लोग मौजूद होते हैं ये, तो ये मौजूद होंगे, सारा निर्णय होगा, पक्ष विपक्ष सारा कुछ सुना जाएगा। कोई भी मामला हो, संपत्ति से मामला हो या फिर यौन संबंधी से मामला हो, जमीन जायदाद का मामला हो, कोई भी मामला हो, सारा सुना जाएगा। वही सारा प्रोसेस चलेगा, उसे सज़ा सुनाया जाएगा। नहीं मानने को अगर तैयार होगा तो पढ़ा में, और पढ़ा के फिर पढ़ा के हेड होते हैं पढ़ा राजा, ये मुख्य अधिकारी पढ़ा में, और इनके फिर होते हैं ये सहायक। इनके सहायक में जैसे सबसे पहले एक सहायक है इनका दीवान, ये इनको सहायता प्रदान करता है उनके असिस्टेंट के तौर पे, मतलब बोलते हैं ना सेक्रेटरी, उस टाइप पे है ये दीवान। एक होते हैं मंत्री, ये है सलाहकार की भूमिका में, मतलब पढ़ा राजा को ये सलाह देंगे कि इस मामले में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फिर एक होते हैं कोटवार। कोटवार होते हैं यहाँ पर संदेशवाहक की भूमिका में, संदेशवाहक कि कोई अगर मामला आया है इनके पास, पढ़ा राजा के पास, तो जिनको जिनको बुलाना है, पक्ष को विपक्ष को सभी लोगों को, तो कोटवार के माध्यम से भेजा जाएगा। कोई आदेश अगर पढ़ा राजा ने दिया है तो वो गांव-गांव तक पहुंचाने का काम होगा कोटवार का। और एक होता है पनभरा। पनभरा समझ रहे हैं, पानी वानी भरेगा, क्रिकेट मैच होता है ना, पानी ला करके पिला रहा है, कुछ नाश्ता का पैकेट वगैरह दे रहा है, तो वही है पनभरा। क्या बोलते 13वां खिलाड़ी है ये, नहीं 12वां खिलाड़ी, ठीक है। 11 खिलाड़ी ग्राउंड पे, बाद बाकी तो वही वाला ये स्तर पे है पनभरा। ये सबका जो जितने लोग पंचायत में आए हैं उनका नाश्ता पानी का व्यवस्था देखेंगे पनभरा। तो इस तरीके से
इनका शासन व्यवस्था चलता है। गांव के स्तर पर देख लिया आप लोग, गांव के प्रमुख, महतो और इनकी सहायता के लिए मांझी। सभी मामले शुरुआत में यहीं पे निपटाने का प्रयास किया जाता है और अधिकांश मामले यहाँ पे निपट भी जाते हैं। यदि यहाँ से नहीं निपट पाता है तो पढ़ा में ले जाता है, पढ़ा राजा के पास, और उसके बाद उनके सहयोगी दीवान, सलाहकार, मंत्री, कोटवार, ये सब सारे लोग अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं और उस पर निर्णय देते हैं। फिर से वही कंडीशन है, अगर आरोपी सज़ा मानने को तैयार नहीं है तो फिर से वही बिटलाहा, सामाजिक बहिष्कार, ये सब सारा कुछ आप लोग अब समझ चुके होंगे। तो इसमें यही हो गया। महतो भी उसी तरह, जैसे कि वहाँ पर मांझी परगनैत के अधीन काम करता था, उसी तरह यहाँ पे पढ़ा राजा के अधीन है आपका महतो। लेकिन ये सब में खासियत हुआ करता था कि अधीन हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सुपीरियर हो गया, कि कोई मामला अगर ग्राम सभा में ये आ गया, पढ़ा राजा चाहे परगनैत आ गया, अटो हम देख लेते क्या बात है, तो उस टाइप का ये नहीं चलता था। ग्राम सभा है तो सभा में सर्वोच्च अधिकारी महतो है, वहाँ पे मांझी है, ये लोग निर्णय करेंगे। इनको अगर जरूरत महसूस होगा तब जा कर के मामला आगे बढ़ाया जाएगा, और वो भी बढ़ाने का अधिकार महतो के पास ही था, या उस शासन व्यवस्था में मांझी के पास ही था। तो गांव के प्रमुख हैं, उनके पास ये अधिकार होता है कि वही मामला को आगे बढ़ाएंगे। तो ये लोग तब तक इंटरफेयर नहीं करते थे जब तक कि ये लोग सहायता नहीं मांगे। अपने अपने स्तर पे सभी लोग स्वतंत्र थे। ये इसकी इन जितने भी शासन व्यवस्था है, ये सबकी ये विशेष, बोलते हैं ना विशेषता होना, विशेष है ये इसमें ये चीज़। तो चलिए यहाँ हम लोग देख लिए पढ़ा शासन व्यवस्था। अब हम लोग बात करते हैं अगले शासन व्यवस्था की ओर, मुंडा। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम लोग अगले शासन व्यवस्था, अगली जनजाति जो तीसरी बड़ी जनजाति है मुंडा, इनके शासन व्यवस्था को देखते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था। मुंडा मान की अलग है, ये मुंडा जनजाति की है, वो अलग हो जनजाति की होगी। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें भी वही प्रोसेस अब सब में सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप लोग को समझ में आएगा। छोटे स्तर पे गांव, गांव पे देख लेते हैं वही प्रशासनिक, और न्यायिक प्रमुख। मुंडा गांव के न्यायिक प्रमुख मुंडा ही होते हैं, उनको मुंडा कहा जाता है। इनके सहायक के रूप में होंगे महतो। धार्मिक प्रमुख पाहन। सलाहकार गांव के वही जो वृद्धजन है वे सलाहकार की भूमिका में रहेंगे। और एक इसमें एक अलग पद है जिसको कहा जाता है घटवार। तो घटवार का क्या काम होता है कि गांव में अगर कोई मामला आया, इन लोगों ने मिलकर के मामला को सुलझा दिया, उस पर कुछ दंड तय किया गया कि हाँ भाई आपको इतना रुपए भुगतान करना है, एक बार सभी लोगों को भोज देना है। ये जो बोलते हैं ना सबसे सामान्य जो हुआ करता था सज़ा, वो यही सब हुआ करता था। किसी से आर्थिक दंड ले लिया गया या फिर भोज भात के लिए कह दिया गया कि आप पूरे गांव को एक बार, दो बार, तीन बार, जैसा अपराध है उस टाइप का, किसी को 7 बार भोज भात खिलाइए। तो अगर कुछ दंड दिया गया है पैसा के रूप में या सामग्री के रूप में, तो वो जो दंड देगा तो उसे रखने की जिम्मेवारी घटवार की होती थी।
दंड सामग्री, ठीक है, इसके अधीन, मतलब वो सब रखा करता था, वो सब रखने की जिम्मेवारी घटवार की हुआ करती थी। फिर से अब है गांव, गांव के ऊपर है आपका पढ़ा, पढ़ा के प्रमुख पढ़ा राजा, पढ़ा का निर्माण वही 7, 12, 20, 22, 36, 84 कुछ भी हो सकता है। तो इतने गांवों को मिला करके पढ़ा का निर्माण किया जाता था। पढ़ा के प्रमुख पढ़ा राजा, यदि कोई मामला यहाँ पे नहीं सुलझ सका तो वो मामला आएगा पढ़ा के पास, पढ़ा राजा के पास, ठीक है, पढ़ा में पढ़ा राजा के पास। अब यहाँ इनके अधिकारी कौन कौन हैं, क्या क्या इनका रोल है, जैसे पर्सनल सेक्रेटरी, ठीक है, तो सहायक की भूमिका में जो रहते थे उन्हें कहा जाता है ठाकुर। पढ़ा राजा के मंत्री की भूमिका में जो रहते हैं कि कोई मामला आया तो पढ़ा राजा सबसे पहले अपने मंत्री को बुला करके बोलते थे, जो कि उसके दीवान कहलाते, दीवान, तो दीवान को बुलाए, बोले कि इस मामले की जानकारी प्राप्त करो, बताओ कि क्या क्या है। तो ये फिर आदेश देता था दीवान, तब गांव गांव जाकर के इसकी सूचना जुटाने की और बैठक की सूचना देने की जिम्मेवारी होती थी बरकंदाज की, या इसको सिपाही भी बोल सकते हैं आप लोग, सिपाही कुछ भी कह लीजिए। अब जब बैठक बुला लिया गया, सभी लोग वहाँ पे जुटे, तो मामला साधारण भी हो सकता है, बहुत विवादित भी हो सकता है। जैसे आप लोग देखते ही होंगे, कुछ मामला आसानी से निपट जाता है आज भी, और कुछ नहीं देखते हैं, कोर्ट वोट में भी भाई हिंसा हो जाते हैं। तो अगर कुछ उस टाइप का हिंसा वाला घटना ना हो तो इसके लिए यहाँ पर होता था दारोगा, जिसे कहते थे। उसका काम होता था कि सबका भाई चेक वेक करना, जैसे अभी जाते हैं ना कहीं, चेक करता है पूरा बॉडी, कुछ हथियार लेकर तो नहीं लाए हैं, कुछ बंदूक नहीं ले आए, बम वगैरह तो लेके नहीं आ गए, तो वो चेक करना दारोगा का काम। तो यहाँ पे ये समझ रहे ठाकुर, दीवान, बरकंदाज, दारोगा, ये सारे आ गए, मामला वहाँ पे सुलझ रहा है। एक छूट रहा है, हाँ, बहस के लिए। इसमें एक अलग आप लोग को देखने के लिए मिलेगा कि बहस के लिए लाल हुआ करते थे, लाल, लाल मतलब समझिए एक तरह के ये क्या है, वकील। इसको 3 भागों में बांटा गया, बड़े लाल, मंझले लाल, छोटे लाल। तो ये स्तर वाइज है। एक स्तर और है ना, इसके बाद अगर पढ़ा में भी नहीं हुआ तो पढ़ा सभा में जाएगा मामला, पढ़ा सभा, और इसके प्रमुख होंगे राजा, उनको सिर्फ राजा कहा जाता था। तो ये जो लाल थे 3 स्तर वाले, बड़े लाल, मंझले लाल, स्तर स्तर पे, और ये छोटे लाल यहाँ पर, ये देख लीजिएगा। ये वकील होते थे जो कि अपने बोलते हैं मुवक्किल, अपने मुवक्किल की ओर से दलील पेश किया करते थे कि भाई हुजूर, मेरे जो क्लाइंट हैं वो बिल्कुल बेगुनाह हैं, इस टाइप का। उस समय में अपना कुछ बोलते होंगे, अभी जैसे माय लॉर्ड कहीं कहीं इस शब्द को अब बैन भी कर दिया गया है कोर्ट से भी। तो ये वकील हुआ करते थे जो जगह जगह पर जिरह या बहस या तर्क ना पेश करना, ये सब सारा जो भी कह लीजिए वो करते थे। इसके बाद एक और अधिकारी होते थे कि भाई यहाँ पे सारा मामला हो गया, मामला यहाँ पे नहीं सुलझ पाया, यहाँ आया, सभी इसने भेज दिया, ये सहायक की भूमिका में ये गया, सबको बुला करके लाया, सबको बताया यहाँ बैठक है, सभा बुलाया गया, सभी लोग आए, ये चेक वेक किए, फिर उसके बाद दलील पेश करना स्टार्ट वकील के माध्यम से, मंझले लाल। इसके बाद जो भी निर्णय लिया जाएगा तो निर्णय का अपना लेखा जोखा होगा, कागज पत्र ना, कि भाई आज दिनांक इतना इतना को इन सभी की उपस्थिति में
पक्ष ये, विपक्ष ये ऐसे मुद्दे पर ये निर्णय लिया गया, सभी का फिर हस्ताक्षर रहेगा। तो वो सब जो कागज पत्तर रखने का जिम्मेदारी होता था उसको कहा जाता था पांडे। ठीक है, यहाँ पे भी मामला नहीं सुलझा तब तो राजा जी हैं ही मामला सुलझाने के लिए। इतने स्तर पे हो गया ये सब सारा कुछ। इसके बाद अब होता था कि सभी जगह वही है, यहाँ नहीं संतुष्ट हुआ यहाँ गया, यहाँ भी नहीं संतुष्ट हुआ यहाँ गया, यहाँ भी नहीं संतुष्ट होगा तो फिर वही बिटलाहा, चाहे वो कोई भी अपराध हो, समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। अगर बहिष्कृत कर दिया गया तो उसके बाद वापस समाज में आने का उपाय है या नहीं है। तो सभी जातीय शासन व्यवस्था में यदि किसी को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया, चाहे वो किसी भी अपराध के लिए, तो उनके वापस आने का भी प्रावधान है। उनको फिर पूरे समाज को, है ना, जैसे वहाँ पे था जब हम लोग संथाल वाले में पढ़े, जोग मांझी लड़की पक्ष वाले से जो लेता था भाई पूजा पाठ करके गाँव शुद्ध हो गया, भाई पूजा पाठ दो, भोज भात दो, तो उसी टाइप का सभी जातीय व्यवस्था में इस टाइप का है कि वापस आने का भी है कि भोज भात दिया जाएगा, तब उसको वापस अपने जाति में शामिल कर लिया जाता था। एक इसमें एक और विशेष पद है पुरोहित, जो कि शुद्धिकरण का कार्य करता था। पुरोहित, जिसे कि पुरोहित कहा जाता था। मतलब अगर किसी को बहिष्कृत कर दिया गया या फिर किसी ने, होता है ना कि कोई गोत्र से बाहर जाति के बाहर शादी कर लिया, गोत्र में ही शादी कर लिया, जो कि मना होता है। ठीक है, कोई होता है कि जनजाति के बाहर ही शादी कर लिया, तब क्या होगा, तो वे उनको बोला जाता है कि ये अशुद्ध हो गए हैं। अब उसका क्या होगा, शुद्धिकरण चलेगा। तो शुद्धिकरण करने की जिम्मेदारी इसी पुरोहित की होती थी। शुद्धिकरण इसी के द्वारा किया जाता था। तो चलिए, इस उम्मीद है आप लोगों को ये शासन व्यवस्था आसान तरीके से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल 3 और नए शासन व्यवस्था के साथ।